तो कैसे आप दोस्तों, आप फिर से अपने चैनल ट्रेन करो ब्रेन एकेडमी में आ गए हैं। दोस्तों, जैसे आप मेरे ऊपर अपना प्यार बरसा रहे हैं, ऐसे ही बरसाते रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन है दोस्तों, उसे भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हिंदी में बोलेंगे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। दोस्तों, आपने पिछले दो चैप्टर के अंदर सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में पढ़ा। इसके अंदर हम अमेरिका के वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे कि वो सर्वश्रेष्ठ कैसे उभर कर आया, कैसे निकल के आया और महाशक्ति बना। तो अमेरिका द्वारा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया था, आप सभी को पता है। अमेरिका वर्चस्व की स्थापना के साथ विश्व राजनीति का स्वरूप एक ध्रुव्य हो गया था। मतलब कि जैसे द्विध्रुवीय देश था, दो महाशक्तियों के बीच में बटा हुआ था, अब सिर्फ एक ध्रुवीय हो गया था। और सबसे महाशक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका है। अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विवाद के समाधान के लिए अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग की अनुमति दे दी। ये एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का नाटक था दोस्तों। तो अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी। अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई, मतलब सर्वश्रेष्ठ कैसे बना? तो दोस्तों, आप सभी को पता है 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसी से वो एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से अमेरिका जो है उभर कर आया, ठीक है। और सोवियत संघ जो था वो गायब हो गया। जबकि 1945 से ही अमेरिका जो था वो सबसे आगे था। देखो, सोवियत संघ जो था 15 देशों को मिलाकर एक पूरा यूएसएसआर का संगठन बना था, जबकि अमेरिका अकेला ही था। तो इसका मतलब सबसे शक्तिशाली कौन था? अमेरिका ही था। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है। प्रथम खाड़ी युद्ध को इंग्लिश में गल्फ वार भी कहा जाता है। इसमें अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली मतलब 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त भी कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है, मतलब गल्फ वार कहा जाता है, फर्स्ट गल्फ वार। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसे कहा जाता है दोस्तों? 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिश जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी और उसी अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन शॉस्कॉफ ने इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और उस 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने यह ऐलान किया कि इस जंग को 100 जंगों की एक जंग बोला जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इराक अकेला था और इराक के खिलाफ खड़े होने वाले कई देश शामिल थे और जल्दी ही इराक को हरा दिया गया और कुवैत आज़ाद हो गया। अब दोस्तों, कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? बड़े ध्यान से सुनना। ये खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की सैन्य क्षमता अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक थी। प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका अन्य देशों से काफ़ी आगे निकल गया था, मतलब कि एडवांस था टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। युद्ध के दौरान उसने कई स्मार्ट बॉम्ब, बहुत ही उच्च तबदे के वेपन इस्तेमाल करें, ठीक है। और इस युद्ध को जो था वो टेलीविज़न पर भी दिखाया गया। तो इसे गेम वार में, मतलब ये जो वॉर था, ये जो युद्ध था, गेम वार में तब्दील हो गया था। तो इसी को ही कंप्यूटर युद्ध कहा गया। जॉर्ज बुश के बाद कौन राष्ट्रपति बने दोस्तों? प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। बिल क्लिंटन ने राष्ट्रपति बने 1992 और 1996 द्वारा, मतलब 1996 में वो आ गए। इन्होंने घरेलू मामलों पर ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, जलवायु परिवर्तन और व्यापार में परिवर्तन, ठीक है। 11 सितंबर 9/11 की घटना के बारे में बताता हूँ दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। तो 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया।
अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका के महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय था। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है क्योंकि उसी डेट को हुआ था। दोस्तों, 9/11 की घटना का परिणाम क्या था? इस घटना से पूरा विश्व हिल सा गया। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाली घटना थी। इस हमले में लगभग 30,000 व्यक्ति मारे गए। 9/11 के जवाब अमेरिका ने फौरी कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। 9/11 के बाद अमेरिका द्वारा बनाए गए बंदी क्या कौन थे? अमेरिका सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की और अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और ना ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अब दोस्तों, इराक के आक्रमण के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 19 मार्च 2003 को अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था और 40 से अधिक अन्य देशों द्वारा इसमें शामिल किया गया था। आक्रमण का उद्देश्य इराक को हथियारों के सामूहिक विनाश WMD के विकास से रोकना था। जैसा कि WMD का कोई सबूत नहीं था, यह अनुमान लगाया जाता है कि आक्रमण अन्य उद्देश्यों जैसे कि इराकी तेल उत्पादन को नियंत्रित करने आदि से प्रेरित था। इराक पर अमेरिकी आक्रमण सैन्य और राजनीतिक दोनों तरह की विफलता थी, क्योंकि लगभग 3,000 अमेरिकी सैन्य कर्मी खो गए थे और इराकी हताहत हुए थे। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कुट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग्स में 40 से ज़्यादा देश शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है दोस्तों, ये बताता हूँ मैं आपको। इसके महाशक्ति होने के क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण ये है, बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति के कारण महाशक्ति है, क्योंकि इसके जो सैन्य शक्ति है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सैन्य प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है वो भी इनकी पास ज़्यादा उम्दा है। दुनिया के 12 ताकतवर देशों में से अकेला अमेरिका ही रक्षा बजट पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। पेंटागन अपनी रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा सैन्य तकनीक तथा अनुसंधान पर खर्च करता है, मतलब कि सैन्य के वेपन्स। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भी यही है और वीटो पावर भी है इस पर। तो दोस्तों, वीटो पावर क्या होती है मैं बताता हूँ तुम्हें। तो वीटो पावर सिर्फ 5 कंट्री के पास है, सिर्फ 5 कंट्री के पास।
तो ये 5 कंट्री के बारे में भी मैं तुम्हें अगले चैप्टर में समझाऊंगा। सिर्फ अभी ये जान लो कि वीटो पावर क्या होती है। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, ये एक संगठन है। अगर ये कोई फैसला ले ले तो ये सभी कंट्री को मानना पड़ता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जिस कंट्री पे वीटो पावर है, अगर वो ये बात बोल दे कि मैं तुम्हारा फैसला नहीं मानता, मतलब वो उस फैसले को जुटला सकता है, मतलब नहीं मानने का फैसला ले सकता है अकेला, ठीक है। तो ये वीटो पावर होती है। अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा क्या थी? अमेरिकी वर्चस्व को लगाम लगाने में ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। पहला क्या है? संस्थागत बनावट, अमेरिकी समाज और नाटो। तो संस्थागत बनावट के बारे में बताता हूँ। पहला, व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यह शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति को बंटवारा करता है। यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम भी करता है। अब अमेरिका समाज जो अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। और नाटो, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कस सकता है, और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। अब अमेरिका वर्चस्व से बचने के उपाय। तो पहला उपाय है बैंडवैगन नीति। इसका अर्थ है वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना, अपने को छिपा लेना और वर्चस्व वाले देशों की नज़र ना पड़े। राज्योत्तर संस्थाएं जैसे स्वयंसेवी संगठन, कलाकार और बुद्धिजीवी मिलकर अमेरिका वर्चस्व का प्रतिकार करें। भारत, चीन, रूस साथ हो जाए तो अमेरिका वर्चस्व से बचा जा सकता है। कोई देश अपने आप को अमेरिका नज़र से छुपा ले, और यदि राज्योत्तर संस्थाएं, एनजीओ, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, जनता, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक सभी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध करें। भारत अमेरिकी संबंध कैसे थे? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रमुख लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका के विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा का भारत से संबंध प्रगाढ़ करने हेतु भारत की यात्रा, अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों, खासकर सिलिकॉन वैली में प्रभाव, सामरिक महत्व के भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते का संपन्न होने, बराक ओबामा की 2015 की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सौदों से संबंधित समझौते का नवीनीकरण किया गया तथा कई क्षेत्रों में भारत को ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग संबंधी नीति से भारत व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना, मतलब अब नहीं है वो डोनाल्ड ट्रंप, पहले जो उन्होंने नीतियां अपनाई थी वो। वर्तमान में विभिन्न वैश्विक मंचों पर अमेरिका राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकातों तथा वार्ताओं को दोनों देशों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सैन्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सकारात्मक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर का हमारा अंत होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मास्क लगाना ना भूलें, सैनिटाइज करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों, अब इसी के साथ हम अगले चैप्टर में आपके साथ मुलाकात करेंगे, और सावधान रहें, सचेत रहें।